तो आज की हमारी चर्चा का विषय है कार्यस्थल पर सुरक्षा। हमारे पास एक इन्फोग्राफिक है जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण मतलब HSE से जुड़े 10 सूत्र दिए गए हैं। हाँ। अब सूत्र या फॉर्मूला सुनते ही मुझे तो स्कूल के गणित की याद आ जाती है, लेकिन सबके साथ यही होता है। हाँ, पर ये असल में सुरक्षा को मापने और बेहतर बनाने के बहुत ही कारगर तरीके हैं। तो आज का हमारा मिशन है इन गणित जैसे दिखने वाले सूत्रों के पीछे छिपी सीधी सरल कहानी को समझना। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। नहीं, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ज्यादातर लोग सुरक्षा को बस नियमों की एक किताब समझते हैं। ये करो, ये मत करो। बिल्कुल, लेकिन असल में ये एक विज्ञान है। ये सूत्र हमें अंदाजों और भावनाओं की दुनिया से निकालकर आंकड़ों की मतलब एक ठोस जमीन पर ले आते हैं। ये हमें बताते हैं कि रिस्क कहाँ है, कितना बड़ा है और हम उसे कम करने के लिए जो कर रहे हैं वो काम भी कर रहा है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं उस स्थिति से जब कुछ गलत हो जाता है, एक दुर्घटना। हम ये कैसे मापते हैं कि कोई कंपनी कितनी सुरक्षित है? क्या बस दुर्घटनाओं की गिनती कर लेना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर हमारी सूची के पहले 2 सूत्र आते हैं, एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट AFR और एक्सीडेंट सिवियरिटी रेट यानी ASR। हाँ, और ये दोनों मिलकर मतलब एक पूरी कहानी बताते हैं। अकेले अकेले ये अधूरे हैं। अच्छा। हाँ, तो पहले अगर हम बात करें एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट की, जिसे AFR कहते हैं, इसका फॉर्मूला है दुर्घटनाओं की संख्या इंटू 1 मिलियन। 10 लाख, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ऐसा क्यों? इसे एक मानक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जैसे एक छोटी कंपनी है जिसमें 50 लोग हैं और एक बड़ी फैक्ट्री जिसमें 5000 लोग काम करते हैं, हाँ। उनकी सुरक्षा की तुलना निष्पक्ष रूप से की जा सके। ये हमें बताता है कि काम के प्रति 10 लाख घंटों में औसतन कितनी बार रिपोर्ट करने लायक दुर्घटनाएं होती हैं। तो AFR हमें दुर्घटनाओं की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी बताता है। हाँ, कि वे कितनी जल्दी हो रही हैं। ठीक है। तो AFR बताता है कितनी बार। तो फिर एक्सीडेंट सिवियरिटी रेट यानी ASR क्या बताता है? ये कितना बुरा था जैसा कुछ है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ASR हमें दुर्घटनाओं की गंभीरता दिखाता है। इसका फॉर्मूला है दुर्घटनाओं की वजह से काम से छूटे गए कुल दिन को 1000 से गुणा करें और फिर उसे काम किए गए कुल घंटों से भाग दें। अच्छा। यहाँ ध्यान गिनती पर नहीं बल्कि उनके कारण हुए नुकसान पर है। मतलब उन दुर्घटनाओं की वजह से कितने कार्य दिवसों का नुकसान हुआ। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो एक ऐसी कंपनी हो सकती है जहां मान लीजिए कागज पर कटने या छोटी मोटी खरोच जैसी घटनाएं बहुत होती हों। हाँ, तो उसका AFR तो बहुत ज्यादा होगा। हाँ, उनका AFR ज्यादा होगा, जो दिखाएगा कि छोटी मोटी घटनाएं अक्सर हो रही हैं और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन अगर इन घटनाओं की वजह से किसी को काम से छुट्टी नहीं लेनी पड़ी तो उनका ASR 0 या बहुत कम होगा। अच्छा। अब इसकी तुलना एक ऐसी कंपनी से कीजिए जहां पूरे साल में सिर्फ एक ही दुर्घटना हुई। उनका AFR तो बहुत कम होगा। और वे कहेंगे हम बहुत सुरक्षित हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर उस एक दुर्घटना में किसी की हड्डी टूट गई और उससे 3 महीने घर बैठना पड़ा तो उनका ASR आसमान छू जाएगा। ओह, यही बात है। AFR और ASR को एक साथ देखने पर ही असली तस्वीर सामने आती है। एक बताता है कि चिंगारियां कितनी बार उड़ रही हैं और दूसरा बताता है कि आग कितनी बड़ी लगी। बिल्कुल। इससे एक और गहरा सवाल उठता है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी अपने ASR को कम रखने के लिए कर्मचारियों पर दबाव डाले कि वे छोटी चोटों के लिए छुट्टी ना ले, भले ही उन्हें आराम की जरूरत हो? ये तो बहुत गंभीर बात है। इसका मतलब ये सिर्फ नंबर कैलकुलेट करने का खेल नहीं है, इसके पीछे कंपनी की संस्कृति भी झलकती है। और जाहिर है इन सब का सीधा असर लागत पर भी पड़ता होगा। बिल्कुल। हमारी सूची में कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट का एक फॉर्मूला है, कुल लागत इज इक्वल टू प्रत्यक्ष लागत प्लस अप्रत्यक्ष लागत। ये देखने में तो बहुत सीधा लगता है। ये जितना सीधा दिखता है उतना ही गहरा है। प्रत्यक्ष लागत यानी डायरेक्ट कॉस्ट वो है जो साफ नजर आती है, जैसे इलाज का बिल। हाँ, इलाज का बिल, मुआवजे का चेक, टूटी हुई मशीन की मरम्मत का खर्च। ये वो खर्चे हैं जिनका हिसाब रखना आसान है। और अप्रत्यक्ष लागत या इनडायरेक्ट कॉस्ट, यहीं पर असली कहानी छिपी है। अप्रत्यक्ष लागत पानी के नीचे छिपे हुए आइसबर्ग की तरह है, दिखती नहीं पर नुकसान ज्यादा करती है। बहुत ज्यादा। सोचिए, जब एक अनुभवी कर्मचारी घायल होता है तो सिर्फ उसका काम नहीं रुकता, उसकी जगह किसी नए या कम अनुभवी व्यक्ति को लगाना पड़ता है, जिससे उत्पादकता घटती है,
दुर्घटना की जांच में मैनेजमेंट का, दूसरे कर्मचारियों का घंटों समय बर्बाद होता है। और प्रोडक्शन भी रुक जाता होगा। हाँ, अगर कोई मशीन खराब हुई तो उत्पादन ठप, टीम का मनोबल गिरता है, ग्राहकों को समय पर डिलीवरी नहीं हो पाती। और कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान, वो अलग। बिल्कुल। और ये नुकसान कितना बड़ा हो सकता है, कोई अंदाजा? जो एक्सपर्ट्स हैं ना सुरक्षा के, वो मानते हैं कि अप्रत्यक्ष लागत प्रत्यक्ष लागत से 4 या कभी-कभी तो 10 गुना तक ज्यादा हो सकती है। 10 गुना? ये तो अविश्वसनीय है। इसका मतलब है कि अगर किसी दुर्घटना का सीधा खर्च 1 लाख रुपए आया, तो कंपनी को असल में 10 लाख तक का नुकसान हो सकता है। एक छोटी सी दुर्घटना किसी छोटे व्यवसाय को दिवालिया भी कर सकती है। बिल्कुल, इसीलिए सुरक्षा को सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक व्यावसायिक जरूरत भी माना जाता है। ये तो हुई दुर्घटना होने के बाद की बात, लेकिन इन नंबरों का असली मकसद तो भविष्य में दुर्घटनाओं को रोकना है। एग्जैक्टली। यहीं पर बात आती है जोखिम का आकलन करने की। हमारी सूची का अगला फॉर्मूला इसी से जुड़ा है। जोखिम इज इक्वल टू संभावना इंटू गंभीरता। हाँ, रिस्क इक्वल्स लाइक्लीहुड इनटू सिविरिटी। ये फॉर्मूला किसी भी सुरक्षा योजना की नींव है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले हम इस पर सोचते हैं। संभावना का मतलब है कि किसी खतरनाक घटना के होने की आशंका कितनी है। और गंभीरता का मतलब है कि अगर वो घटना हो गई तो उसका अंजाम कितना बुरा होगा। इन दोनों को गुणा करके हम हर जोखिम को एक स्कोर देते हैं, ताकि पता चले कि किस पर पहले ध्यान देना है। बिल्कुल। और इसी सिद्धांत का एक बहुत ही ठोस उदाहरण है हमारी सूची का अगला फॉर्मूला, लिफ्टिंग स्लिंग कैलकुलेशन। हाँ, इसका फॉर्मूला है स्लिंग लोड इज इक्वल टू भार इंटू स्लिंग की संख्या इंटू स्लिंग का एंगल। ये थोड़ा तकनीकी लग रहा है, खासकर ये साइन ऑफ स्लिंग एंगल। यहाँ पर भौतिकी मतलब फिजिक्स का बहुत ही सुंदर इस्तेमाल है। जब हम किसी भारी वजन को पट्टियों या रस्सियों, जिन्हें स्लिंग्स कहते हैं, से उठाते हैं, हाँ, तो उन स्लिंग्स के बीच का जो कोण होता है यानी एंगल, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। अच्छा। और ये जो साइन स्लिंग एंगल है ना, यही असली खेल है। त्रिकोणमिति का एक सरल नियम है कि जैसे जैसे ये कोण छोटा होता जाता है, मतलब स्लिंग्स ज्यादा खड़ी होती जाती हैं। हाँ, तो हर स्लिंग पर तनाव बहुत तेजी से बढ़ता है। मतलब अगर 100 किलो का वजन उठा रहे हैं और स्लिंग्स का कोण बहुत छोटा है, तो हर स्लिंग पर 100 किलो से भी कहीं ज्यादा का तनाव पड़ सकता है। हाँ, कई गुना ज्यादा। एक 60 डिग्री का कोण सुरक्षित माना जाता है, लेकिन अगर आप कोण को 30 डिग्री कर दें तो हर स्लिंग पर तनाव 2 गुना हो जाता है। अगर कोण और कम हुआ तो तनाव इतना बढ़ सकता है कि स्लिंग टूट जाए, चाहे वजन उसकी क्षमता से कम ही क्यों न हो। ये फॉर्मूला हमें गणित का इस्तेमाल करके एक भयानक दुर्घटना को होने से पहले ही रोकने में मदद करता है। इसी से जुड़ा एक और फॉर्मूला है सेफ्टी फैक्टर। SF इज इक्वल टू अंतिम भार क्षमता, काम का भार। ये एक तरह का सुरक्षा बफर है ना? बिल्कुल। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक रस्सी की अंतिम भार क्षमता 1000 किलो है। मतलब इस वजन पर वो टूट जाएगी। हाँ, तो हम उससे 999 किलो का सामान कभी नहीं उठाएंगे। हम एक सेफ्टी फैक्टर तय करते हैं, मान लीजिए 5.1। अच्छा। इसका मतलब है कि हम उस 1000 किलो की क्षमता वाली रस्सी से सिर्फ 200 किलो तक का ही भार उठाएंगे। तो ये अतिरिक्त 800 किलो की क्षमता क्यों रखी गई है? ये तो एक तरह से बर्बादी जैसी लगती है। ये बर्बादी नहीं, बीमा है। ये उन क्या होगा अगर वाली स्थितियों के लिए है। जैसे क्या होगा अगर रस्सी में कोई अंदरूनी खामी हो जो हमें दिख नहीं रही? क्या होगा अगर वजन उठाते समय कोई झटका लगे? मुझे एक केस याद है जहां एक क्रेन ऑपरेटर ने लगभग क्षमता पर भार उठाया था। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन हवा के एक तेज झोंके ने भार को थोड़ा सा झुला दिया। ओहो। और बस उसी अतिरिक्त तनाव से केबल टूट गई। ओहो। सेफ्टी फैक्टर हमें इसी लेकिन से बचाता है। सेफ्टी फैक्टर की बात सुनकर मुझे उन खतरों की याद आ रही है जिन्हें हम देख ही नहीं सकते, जैसे शोर या गर्मी। बिल्कुल। क्या हमारे पास इनके लिए भी कोई सेफ्टी बफर मापने का तरीका है? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, बिल्कुल है, और वे हमारी सूची में भी हैं। ये अदृश्य खतरे शायद ज्यादा घातक होते हैं क्योंकि इनका असर धीरे धीरे और लंबे समय में दिखता है। अच्छा। सबसे पहले बात करते हैं नॉइज एक्सपोजर की। इसका फॉर्मूला LEQ पर आधारित है, जिसका मतलब है इक्विवेलेंट कॉन्टिन्यूअस नॉइज लेवल।
तो ये सिर्फ एक तेज धमाके के बारे में नहीं है, बल्कि लगातार होने वाले शोर के बारे में है। सही समझे। ये फॉर्मूला पूरी शिफ्ट के दौरान ध्वनि के औसत स्तर को मापता है। 8 घंटे तक लगातार 85 डेसिबल का शोर उतना ही हानिकारक हो सकता है जितना कि कुछ देर के लिए बहुत ज्यादा तेज शोर। हमारे कान मतलब वो लगातार मध्यम स्तर के शोर को भी झेल नहीं पाते। और इससे सुनने की क्षमता को स्थायी नुकसान पहुंच सकता है। बिल्कुल। क्या आप जानते हैं कि एक व्यस्त ओपन प्लान ऑफिस का शोर भी लंबे समय में तनाव और एकाग्रता में कमी का कारण बन सकता है? ये सिर्फ फैक्ट्रियों की समस्या नहीं है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। एक और ऐसा ही अदृश्य खतरा है गर्मी। हमारी सूची में हीट स्ट्रेस इंडेक्स या WBGT का फॉर्मूला है। ये सामान्य तापमान से कैसे अलग है? ये बहुत महत्वपूर्ण फर्क है, खासकर भारत जैसे देश में। जब हम मौसम की खबर में सुनते हैं कि तापमान 40 डिग्री है, तो वो सिर्फ हवा का तापमान होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। हाँ। लेकिन WBGT फॉर्मूला 3 चीजों को ध्यान में रखता है: हवा का तापमान, नमी और सूरज से आने वाली सीधी गर्मी यानी रेडिएंट हीट। और आप फॉर्मूले में देखेंगे कि नमी को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। नमी को इतना ज्यादा महत्व क्यों? क्योंकि जब हवा में नमी ज्यादा होती है तो हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता, और पसीने का सूखना ही हमारे शरीर को ठंडा रखने का कुदरती तरीका है। सही बात है। इसीलिए मुंबई में 40 डिग्री का तापमान दिल्ली के 40 डिग्री से कहीं ज्यादा खतरनाक और थका देने वाला महसूस होता है। अच्छा। ये इंडेक्स हमें बताता है कि असल में कर्मचारियों का शरीर कितनी गर्मी झेल रहा है, और इसके आधार पर काम और आराम के घंटे तय किए जा सकते हैं ताकि हीट स्ट्रोक जैसी जानलेवा समस्याओं से बचा जा सके। ये तो बहुत व्यवहारिक है। अगला सूत्र आग के खतरे से जुड़ा है, फायर लोड डेंसिटी। ये क्या मापता है? फायर लोड डेंसिटी किसी जगह पर आग लगने की संभावित गंभीरता को मापता है। मतलब? सरल शब्दों में यह बताता है कि किसी जगह पर जलने के लिए कितना ईंधन मौजूद है। ओके। इसका फॉर्मूला है उस क्षेत्र में मौजूद सभी ज्वलनशील पदार्थों की कुल ऊर्जा को उस क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल से भाग देना। तो क्या इसका मतलब यह है कि एक मॉडर्न ऑफिस जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स, प्लास्टिक के फर्नीचर और तारे हैं, हाँ, उसका फायर लोड एक पुरानी लाइब्रेरी से ज्यादा हो सकता है, भले ही लाइब्रेरी में कागज ज्यादा हो? यह बिल्कुल संभव है। हम अक्सर लकड़ी और कागज को ही ईंधन समझते हैं, लेकिन प्लास्टिक, सॉल्वेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। सही। एक कंप्यूटर सर्वर का फायर लोड बहुत ज्यादा हो सकता है। ये जानकारी आर्किटेक्ट और सुरक्षा इंजीनियरों के लिए बहुत जरूरी है। इसी के आधार पर यह तय किया जाता है कि वहां किस स्तर के स्प्रिंकलर सिस्टम की जरूरत है, दीवारें कितनी अग्निरोधी होनी चाहिए और निकास के रास्ते कहाँ होंगे। बिल्कुल, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। और अंत में एक और खतरा है रासायनिक जोखिम। इसके लिए बर्न रेट फॉर केमिकल एक्सपोजर का फॉर्मूला है। ये क्या बताता है? ये सूत्र जले हुए या वाष्पित हुए पदार्थ की मात्रा, लिया गया समय, ये समझने में मदद करता है कि कोई हानिकारक पदार्थ कितनी तेजी से हवा में फैल रहा है। मान लीजिए किसी गोदाम में एक केमिकल ड्रम लीक हो गया है। वो केमिकल जमीन पर फैलकर वाष्पित हो रहा है। ये फॉर्मूला हमें बताएगा कि प्रति मिनट कितनी जहरीली भाप बन रही है। और ये जानकारी क्यों जरूरी है? ये जानकारी आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों के लिए मतलब जीवन रक्षक है। इसी दर के आधार पर वे यह अनुमान लगा सकते हैं कि खतरनाक क्षेत्र कितना बड़ा हो सकता है, लोगों को कितनी दूर तक निकालना जरूरी है। हाँ, और बचाव दल को किस तरह के सुरक्षा उपकरणों की जरूरत होगी। ये हमें बताता है कि हमारे पास प्रतिक्रिया करने के लिए कितना समय है, मिनट या घंटे। तो अगर हम इन सभी 10 सूत्रों को एक साथ देखें तो ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ गणित के समीकरण नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में जोखिम को देखने का एक नया नजरिया है। ये अदृश्य को दृश्यमान बनाते हैं, अनिश्चितता को संख्याओं में बदलते हैं और हमें अंदाजे लगाने की बजाय सबूतों के आधार पर फैसले लेने में मदद करते हैं। संक्षेप में, सुरक्षा सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है, ये समस्याओं को सुलझाने का एक विज्ञान है। बिल्कुल। और ये सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर आकर टिकता है। ये सभी सूत्र एक मूलभूत चीज पर निर्भर करते हैं, सच्ची डेटा और ईमानदारी की संस्कृति। एक फॉर्मूला उतना ही अच्छा होता है जितने अच्छे उसमें डाले गए आंकड़े होते हैं।
अगर कर्मचारी डर के मारे छोटी मोटी दुर्घटनाओं की रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, या अगर गर्मी और शोर का स्तर ठीक से नहीं मापा जा रहा है, तो ये सारे फॉर्मूले हमें एक झूठी तसल्ली देंगे। हाँ बिल्कुल। तो सिर्फ गणना करना काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। संगठन ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे सिर्फ इन नंबरों की गणना करने वाली मशीनें ना बन जाएं, बल्कि वास्तव में एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति, सबसे ऊपर के मैनेजर से लेके सबसे नए कर्मचारी तक, हाँ, हर व्यक्ति इन जोखिमों को पहचानने, रिपोर्ट करने और नियंत्रित करने में अपनी भूमिका निभाए। क्योंकि अंत में कागज पर लिखे नंबर जाने नहीं बचाते, एक सतर्क और जागरूक संस्कृति बचाती है। वही संस्कृति इन नंबरों को सही मायने देती है।